वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वहां तक, अभी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले उसके अंदर हम निकालने वाले हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है या फिर इनकी वैल्यू को एस्टिमेट करना सिंपल एक फॉर्मूला के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है जिसके अंदर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट रेडिएशन की उसको दिखा दिया है और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम लेके चल रहे हैं पोटेंशियल। तो जो इंसिडेंट जो रेडिएशन है वो मान लिया हमने इस प्रकार से दिखा दिया कि यहाँ पर जब ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर कट करती है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रही मैंने आपको बताया था कि ये लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होती है, मैंने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया फर्दर। तो ये जो इंटरसेप्ट बनाती है वाई एक्सिस के ऊपर, इस इंटरसेप्ट को हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू इंडिकेट करता है दैट इज फाई नोट बाई में ई, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो चलिए यहाँ पे हम पहले इक्वेशन को राइट करते हैं, जो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो थी या काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन आप उसको बोल दो, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि एज वी नो बाय आइंस्टीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन के अंदर हमने क्या देखा था, सबसे पहले वहाँ पे आया था कि काइनेटिक एनर्जी जो थी अपनी वो निकल के आती थी एच न्यू माइनस में न्यू नोट, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो सेकंड चीज़ हमने उसमें काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ एक रिलेशन भी बताया था, तो उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि ऑल्सो जो काइनेटिक एनर्जी है अपनी वो किसके बराबर होती है, दैट इज ई वी नोट। तो वी नोट क्या होगा वहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ऊपर जो रिलेशन मैंने लिखा है मैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर देता हूँ और मैं राइट कर सकता हूँ ई वी नोट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। मैं यहाँ पे वी नोट एज इट इज रखता हूँ और जो ई है मैं इसको दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो इधर मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवीजन के अंदर, तो एच बाई ई और इक्वेशन अपनी न्यू माइनस में न्यू नोट। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनती है अपनी एच न्यू अपॉन में ई माइनस में एच न्यू नोट अपॉन में ई। अपने पास ये इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। अभी हम जो वर्क फंक्शन पढ़ते हैं उसके अंदर हमने देखा था कि वर्क फंक्शन किससे दिखाते हैं हम, दैट इज फाई नोट। तो फाई नोट को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, एच न्यू नोट की जगह पे हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, फाई नोट। तो इक्वेशन हम रीराइट कर लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस के साथ फाई नोट बाई में ई। तो ये अपनी इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो हम इसको कंपेयर करेंगे बाय स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो देखिए कि एज वी नो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो इक्वेशन होती है अपनी स्ट्रेट लाइन की इज गिवन बाय। तो इक्वेशन के अंदर हमें क्या बताया जाता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो लास्ट पेज के ऊपर ये जो इक्वेशन अपने पास है यहाँ पे, इसको हम 1 नंबर इक्वेशन नाम दे लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से करने वाले हैं कंपेयर, ताकि हमें स्लोप वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो जब इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि जो m होता है वो किसको इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन के अंदर हम चलें वापस, तो इक्वेशन में देखिए v नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई, इसका मतलब y इसको हम मानते हैं, y जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपना है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस या फिर माइनस सी। तो वो इंटरसेप्ट के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस के लिए जब लाइन कट करती है तो इंटरसेप्ट का साइन चेंज होता है। तो फाई नोट जो है ये मैंने पहले बताया कि वो हमेशा किसी भी मटेरियल के लिए फाई नोट क्या होता है, फिक्स वैल्यू, इसका मतलब कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी चेंजमेंट हो सकती है, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि दैट इज जो m होगा, m का मतलब स्लोप ऑफ लाइन है, वो किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, h बाई ई, और जो c है अपना वहाँ पर वो किसके बराबर है, दैट इज फाई नोट बाई में e। ये अपना यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो h बाई ई अपना स्लोप ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। तो हम इक्वेशन को ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है उसको हम टेंजेंट थीटा से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो टेंजेंट थीटा मेरे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो ये मैंने दिखा लिया, डेल्टा वी से इसको दिखा लो या डेल्टा न्यू नोट से दिखा दो। तो मैं इसको डेल्टा वी से दिखा लेता हूँ अपॉन में डेल्टा न्यू। इसका मतलब है चेंजमेंट इन फ्रीक्वेंसी। यदि आप इसको फर्दर थोड़ा प्रोसीड करते हो तो हम इन लाइंस को और नीचे तक लेके आ सकते हैं इस प्रकार से, इसको भी सेम यहाँ पर और इस लाइन को यहाँ पे मिला सकते हैं और सेम यहाँ पे भी। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम नेम दे सकते हैं इनको। इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए मैं इसको कह सकता हूँ पहले फ्रीक्वेंसी न्यू 1, ये न्यू 2, तो ये अपना V1 है और ये अपना क्या हो जाएगा V2। तो डेल्टा न्यू जो है अपना, हम उसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज, नीचे मैं राइट कर देता हूँ डायग्राम के अंदर कि डेल्टा न्यू का मतलब क्या हुआ, चेंजमेंट इन जो वोल्टेज है, तो V2 माइनस में V1। इसी प्रकार से जो डेल्टा न्यू है अपना वो किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, दैट इज फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस में इनिशियल फ्रीक्वेंसी। तो स्लोप ऑफ द लाइन को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इस प्रकार से भी। तो हम दोनों को पैरेलल में लेके चलेंगे। तो चलिए, तो हम लिख लेते हैं कि ऑल्सो m जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। और फ्रॉम ग्राफ हमने अभी देखा कि ये किसके बराबर है, डेल्टा v बाई में डेल्टा न्यू, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज V2 माइनस में V1 अपॉन में न्यू 2 माइनस में न्यू 1, जो चेंजमेंट इन फ्रीक्वेंसी है। तो हम ग्राफ से में पता लगा कि m की वैल्यू किसके इक्वल है, h बाई में e। और अपना जो टॉपिक था उसके अंदर मैंने बताया था हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो हम इस m की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज h ओवर e इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा न्यू। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, दैट इज e डेल्टा v बाई में डेल्टा न्यू। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया जिसके अंदर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेम हम दूसरे तरफ इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं लिख सकता हूँ ऑल्सो जो h ओवर e अपने पास होगा उसको हम इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 ओवर न्यू 2 माइनस न्यू 1। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो e उस ऊपर हम ले जाके इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया है, दैट इज ओवर न्यू 2 माइनस में न्यू 1। तो हम इसको, ये अपना फाइनल जो फॉर्मूला है वो बन गया है। चलिए, तो ये दो अपने पास फॉर्मूला है। आप इसको ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हो h की वैल्यू को, ऐसे भी। तो ग्राफ जो गिवन है, यदि फॉर्मूला तक चलना है तो सिर्फ यहाँ पे हम इसको एंड कर देंगे। और न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है, h आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसकी E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, V2 जो ग्राफ के ऊपर देखें
तो आपने यहाँ पे रीडिंग्स लिखी मिलेंगी V2 V1 की, तो यहाँ से आप उठाओगे सीधा न्यू2 न्यू1 फॉर्मूला के अंदर पुट करोगे, आप H की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सेम तरीके में अब हमने निकालना है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन देखिए इंटरसेप्ट से निकलेगा, तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जो लाइन है नीचे जहाँ पे कट करेगी वो -φ0 में ई अपना कहलाता है। तो हमें चाहिए वर्क फंक्शन की वैल्यू φ0। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कि दैट इज जो वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन φ0, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो φ0 इज अपॉन में जो ई है वो किसके बराबर है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब जो इंटरसेप्ट है अपना वाई एक्सिस पर, इसको हम कोई भी पॉइंट है, मैं इसको पॉइंट नाम दे लेता हूं। मान लीजिए मैं इस इंटरसेप्ट को सी पॉइंट से नाम दे देता हूं। तो OC की जो वैल्यू होगी वो वोल्टेज को दिखा रही होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज जो φ0 अपना निकल के आएगा उसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई मल्टीप्लाई इंटरसेप्ट ऑन किसके ऊपर, पोटेंशियल एक्सिस। नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि φ इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई, जैसे मैंने उसको भी पॉइंट का नाम दिया था, तो जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज OC। तो हम उसको रीड करके यहाँ से इसकी वैल्यू को बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ें अपने को इस ग्राफ से निकालनी पूछी जाती हैं। तो होप सभी को क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम किस प्रकार से जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं और वर्क फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है अपने पास, उसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फोटॉन्स के बारे में, कि फोटॉन्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसको मैं नाम देता हूं फोटोन। कि जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है अपना, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दैट इज फोटॉन्स। तो देखिए जो बेसिक स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ फिनोमेना थे, जैसे इंटरफेरेंस की बात की जाए, डाइफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन, वो सभी एक्सप्लेन किए जाते हैं किसके द्वारा, वेव नेचर ऑफ लाइट के द्वारा। जबकि दूसरी तरफ हम चलें, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा, या फिर कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें, या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रा, ये सब जो इफेक्ट्स हैं वो पार्टिकल नेचर के ऊपर एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसका मतलब लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, जो कि ड्यूअल नेचर अपनी यूनिट का ही नाम है। तो हमने क्या बताया, एक वेव नेचर और एक क्या होता है, पार्टिकल नेचर। तो देखिए इसको हम राइट कर लेते हैं कि एज जो फिनोमेना होते हैं अपने, लाइक जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस की बात की जाए, डाइफ्रैक्शन बोल दिया जाए जिसके अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, एंड पोलराइजेशन। इनको एक्सप्लेन किया गया किसके ऊपर, वेव नेचर के ऊपर। एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ वेव नेचर। और वाइल हम बात करें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसको हम क्वांटम फिनोमेना भी बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जाए, या फिर हम बात करें कॉम्पटन इफेक्ट की, एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो अब यहां पर हम
समझ सकते हैं कि जो लाइट की बात अपने पास हो रही है कि लाइट के अंदर दोनों नेचर्स आ रहे हैं अपने पास। इसका मतलब इसके पास, लाइट के पास क्या है भाई, वेव नेचर भी है, और दूसरे एंड के ऊपर जो लाइट है इसके पास क्या है अपने पास, पार्टिकल नेचर भी है। ऊपर मैंने फिनोमेना का नाम लिख दिया है जिसके अकॉर्डिंगली आप इनको डिफ्रेंशिएट करने का काम कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम जान चुके हैं। कॉम्पटन इफेक्ट को मैं आगे अभी क्लास के अंदर कवर कर दूंगा। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता था, तो ये जो दोनों नेचर है इसी को हम क्या बोलते हैं कि लाइट के पास क्या हो गया कि जो रेडिएशन है उसके पास क्या है, ड्यूअल नेचर है। इसका मतलब कभी कभी वो बिहेव करती है वेव की तरह, जो ये फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे, तो कभी ये किसकी तरह करती है, पार्टिकल की तरह। अभी ये इसको कुछ एविडेंस जो सपोर्ट की हम बात करें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई मेटल सरफेस है उसके ऊपर आके रेडिएशन जब गिरती है तो वहाँ पे हमने देखा एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। तो उस केस में ये माना जाता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो एनर्जी को कैरी करती है, किस फॉर्म के अंदर, फोटॉन्स की फॉर्म के अंदर। इसीलिए हम फोटोन को पढ़ने वाले हैं। इसकी जनरली हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि फोटोन क्या होते हैं, कितनी उनकी एनर्जी, मोमेंटम वगैरह कैसे चलते हैं, कुछ बेसिक इनकी प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स के अंदर जो पॉइंट है अपने पास, तो सबसे पहले देखिए फोटोन बताए गए थे कि फोटोन क्या होते हैं, पैकेट या फिर बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम फोटॉन्स का नाम देते हैं या क्वांटा भी बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फोटॉन्स क्या है भाई, photons are packets, या फिर हम लिख सकते हैं और bundles of energies। तो इनकी जो एनर्जी होती है वो हमें किससे मिलेगी, तो h न्यू से मिलती है, उसको हम आगे राइट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं ये चलते कैसे हैं। तो फोटॉन्स कैसे चलते हैं भाई, ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये किससे चलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सभी को क्लियर होगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये हमेशा किस में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि फोटॉन्स ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। अभी बात की जाए कि भाई इनके ऊपर चार्ज होगा या नहीं होगा, इनका रेस्ट मास वगैरह क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फोटॉन्स कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि चार्ज नहीं है तो ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये चीज़ें यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गई हैं तो हम यदि इसका ऑब्जर्व करें इस चीज़ को कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर, तब इनके ऊपर चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स भी नहीं लग सकता। तो हम लिख सकते हैं कि ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड by electric and magnetic fields, कि इन दोनों के ऊपर ये फोटोन, इन दोनों का फोटोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी, फोटोन क्या कैरी करते हैं भाई, फोटोन्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम।
तो जो एनर्जी कैरी करते हैं उसकी वैल्यू जैसे मैंने प्लैंक ने अपने को बताई थी कि कोई भी रेडिएशन जब होती है तो उसकी एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और मोमेंटम यदि हम इसका निकालें यहाँ पे तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू E/C। E से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हम इसको U से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम, जबकि जो चेंजमेंट है वो किसके अंदर आएगा, इसकी वेलोसिटी के अंदर या फिर वेवलेंथ के अंदर। कब, जब एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम के अंदर जाएंगे। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी of photon changes with change in medium, कि मीडियम के अंदर यदि हम चेंजमेंट करते हैं तो दोनों चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्वेबल इफेक्ट अपना आता है। जबकि वाइल जो फ्रीक्वेंसी होगी अपनी, वाइल फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहने का मतलब यही है कि यदि हम मीडियम को चेंज कर रहे हैं तो जो एनर्जी है अपनी वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। इसका मतलब आप इसको ध्यान रख सकते हो कि एनर्जी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रेस्ट मास की हम बात करें फोटोन के बारे में, कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। इनका रेस्ट मास कितना होगा फोटोन का, 0। इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते रेस्ट के ऊपर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि दैट इज दे डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। अब हमने पढ़ा होता है कि जो मास का फॉर्मूला होता है अपना m इंक्रीज मास एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसके अंदर हम देखते थे m इज इक्वल टू क्या आता है अपना m0 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस v² बाई में c²। तो हमने यहाँ पे m0 की वैल्यू को एस्टिमेट करना है। तो m0 किसके बराबर हम लिख सकते हैं, दैट इज इंक्रीज मास m 1 माइनस v² बाई में c²। और हमने स्टार्टिंग में बताया कि फोटॉन्स किससे चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलते हैं। तो दैट इज v इज इक्वल टू c। तो यदि हम इस कंडीशन को रखते हैं v इक्वल टू c, तो यहाँ पर हम इस चेंज को ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस c² ओवर c²। तो वैल्यू यहाँ पे कट के 1 और 1 माइनस 1 0। तो इसीलिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना आएगा अपने पास, 0। तो ये आपने ध्यान रखना है कि रेस्ट मास फोटोन 0 होने का मतलब क्या है कि रेस्ट के ऊपर फोटोन्स ऑब्जर्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं करते प्रैक्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर जो पॉइंट अपने हुए इसमें हमने पढ़ चुके हैं कि पैकेट बंडल ऑफ एनर्जी थे, ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, सीधी लाइन में चलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का सेम पॉइंट बना सकते हो या डिफरेंट करके भी लिख सकते हो। इनकी जो एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने बताया, और उसके बाद जो इफेक्ट था, मतलब जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी या हम वेलोसिटी की बात करते हैं मीडियम के द्वारा, तो वो चेंज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट उसके बाद हमने इसकी रेस्ट मास को देखा। अभी हम इस पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि फोटॉन्स जो होते हैं शो डायफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशंस। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट लिखा था कि ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हल्का सा एक्सेप्शन हम लेके चल रहे हैं कि ये डायफ्रैक्शन भी शो करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं तब ऐसा ऑब्जर्व होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं
कि इनकी जो एनर्जी होती है फोटॉन्स की वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड। तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों क्या रहेंगे, कंजर्व्ड। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। दोनों वैल्यूज कंजर्व्ड होंगी। तो ये आप इस पे समझ सकते हो। अब इसी को थोड़ा सा और एलाबोरेट करें हम, एनर्जी और तो मोमेंटम। तो एनर्जी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो फंक्शन है किसका, फ्रीक्वेंसी का। इसका मीनिंग ये है कि यदि हम इंटेंसिटी को बदलते हैं और यदि फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के अंदर सेम होती है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एनर्जी जो है अपने पास वो फंक्शन होता है किसका, एच न्यू का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एनर्जी किसके इक्वल आ गई अपने पास, एच न्यू। इसका मतलब यहाँ पर हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो हम बता सकते हैं भाई कि एज जो एनर्जी हमने एच न्यू के बराबर बताई है, कहने का मतलब यही है भाई, इसको हम वेवलेंथ के रूप में भी लेके जा सकते हैं यदि चेंजमेंट दिखाना चाहें तो। बट फ्रीक्वेंसी हमने देखा था एज जो फ्रीक्वेंसी थी इसकी वो मीडियम चेंज होने के ऊपर क्या रहती है, सेम। हम इसको इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, एज फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम ऑन चेंजिंग मीडियम। इसीलिए इसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये आप इसमें बता सकते हो। आगे इसके अंदर हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें तो उसके अंदर आप ये भी समझा सकते हो भाई कि जैसे हम पावर का इसका रिलेशन ले लें, पावर और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एनर्जी है उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। इंटेंसिटी को हम क्या समझते हैं, तो इंटेंसिटी के बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम डिनोट करेंगे आई से। तो इंटेंसिटी का मीनिंग यही है कि जो कितनी एनर्जी या नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आके गिर रहे हैं किसी भी एरिया के ऊपर इन यूनिट टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि द नंबर ऑफ रेडिएशंस, ये क्या कहलाती है, नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास आएगा दैट इज, हम इसमें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स थे और एक की एनर्जी एच न्यू, तो नंबर की कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू, ओवर एरिया इनटू टाइम। तो ये अपना फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी के लिए। अब इसमें हम वेवलेंथ का फॉर्मूला देखना चाहें तो इसको हम खोल सकते हैं। ऑल्सो जो एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इसको हम डिनोट कर सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा से। अब इसका स्टैंडर्ड, हमने एनर्जी को यदि एस्टिमेट करना हो क्वेश्चन के अंदर तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाते हैं। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो कि जब वेवलेंथ को हम रीड करेंगे तो इस एच और सी की वैल्यू रखने के बाद इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्विवेलेंट है अपने पास, 6.6 10⁻34। सी स्पीड ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू अपनी जाएगी एनर्जी की, जो जूल में आनी थी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करने पर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यदि आपके पास वेवलेंथ गिवन है तो आप इसकी एनर्जी इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी हैं। अभी एक छोटा सा रिलेशन इसमें पावर के लिए भी हम ले सकते हैं कि ऑल्सो एक रिलेशन अपने पास हो जाएगा बिटवीन पावर ऑफ सोर्स एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। और इस एनर्जी ऑफ फोटोन को हम आगे जाके चेंज कर लेंगे किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी के लिए।
तो पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, और वर्क का मतलब एनर्जी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एज कि जो सोर्स होगा अपने पास, कि सोर्स यदि एमिट करता है, इफ सोर्स एमिट्स नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड लिख सकते हो या पर सेकेंड, देन हम यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, देन P इज इक्वल टू जो W/T था, इस W को हम खोल के एनर्जी की फॉर्म में, फोटोन की एनर्जी NH न्यू से अपने को मिलती है, अपॉन में टाइम को हमने रख लिया 1। तो मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि पावर जो है अपने पास नंबर ऑफ फोटोन की किसके इक्वल आ गई है, NE के इक्वल, क्योंकि एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, E। तो यहाँ पे यदि अपने को नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू निकालनी हो तो किसके बराबर आएगी, पावर ओवर एनर्जी। तो मैं इसको लिख देता हूँ कंप्लीटली, P बाई में E फॉर्म में ही लिख लेता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स यदि अपने को एस्टिमेट करने हो तो उसके लिए हम सोर्स की पावर अपने को पता होनी चाहिए, और जो एक फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। अभी तो ये प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद जैसा मैंने बताया कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, जो पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है, तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। वैसे अपना आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, बट हम समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि हल्की इंफॉर्मेशन आपके पास इसके रिगार्डिंग होनी चाहिए। कॉम्पटन इफेक्ट, तो देखिए कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर क्या बताया गया कि हम कोई भी, मान लीजिए मैं एक लूजली बाउंड, मैंने ये कोई लूजली बाउंड अपना फोटोन, या सॉरी लूजली बाउंड मैंने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं कोई भी इंसिडेंट फोटोन लाके स्ट्राइक करवाता हूँ। इसको समझना अच्छे से, हम इस पे लिख सकते हैं हमने क्या किया, इंसिडेंट एक्स-रे फोटोन, हमने इंसिडेंट किया है किसको, एक्स-रे फोटोन को, और ये अपना क्या अपने पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में बताया गया कि जो इसकी एनर्जी होगी वो किसके इक्वल आती है, दैट इज एच न्यू। या इसका मोमेंटम निकालना चाहें तो मोमेंटम जो होगा डी ब्रोगली रिलेशन से भी उसके बारे में बताया गया कि ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा। तो पाया क्या गया यहां पर कि जब ये एक्सरे फोटोन इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो उस केस में जो स्कैटर्ड फोटोन होगा, तो हम इसका एंगल यहां पे दिखा लेते हैं स्कैटर्ड के लिए। मैं इसको मान लेता हूं ये कोई भी एंगल फाई है। तो दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, नोक्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर हम इस एंगल को थीटा से दिखा लेते हैं। तो इसका जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जो ऊपर की तरफ मैंने दिखा दिया वो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन है। तो इस पे हम लिख सकते हैं ये क्या मिल गया अपने को, स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। तो इस पे पाया क्या गया कि इसकी एनर्जी में डिफरेंस होता है, वो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, एच न्यू डैश, या फिर इसका जो मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा डैश। तो हम इसको भी किससे दिखा लेते हैं, पी डैश से। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या स्टडी किया गया कि जब भी किसी एक्सरे फोटोन को लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम इंसिडेंट करवाते हैं तो जो स्कैटर्ड अपना एक्सरे फोटोन है उसके पास दो कंपोनेंट आते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि व्हेन इंसिडेंट एक्सरे फोटोन इज scattered, sorry, incident X-ray photon is strikes over loosely bound electron, then
तो उस केस में पाया क्या गया भाई कि जब ये स्कैटर होता है तो एक्सरे फोटोन उसकी एनर्जी और मोमेंटम चेंज हो जाते हैं। देन द स्कैटर्ड फोटोन scattered X-ray photon have two components। इसके अंदर आ गए अपने पास दो कंपोनेंट्स, और जो कंपोनेंट्स थे उसके अंदर उन्होंने क्या पाया कि एक जो फोटोन है मतलब जो स्कैटर हुआ उसकी जो वेवलेंथ एक प्रकार से हम बोल दें वो लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कि द स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन हैव longer wavelength जबकि while other have same wavelength। as that of incident एक्सरे फोटोन। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मतलब इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की थी, तो दूसरे की क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब ऑब्जर्वेबल जो चेंज आता है वेवलेंथ के अंदर, यही अपना कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है और इससे जो आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाइड होती है। तो ये अपना कॉम्पटन इफेक्ट था। ठीक है, अभी ये जो टॉपिक हमने आज कवर किए हैं इसके अंदर आप अच्छे से इनको रीड कर सकते हो। हमने डिटरमाइन किया था सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और जो अपना वर्क फंक्शन था मेटल का। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिडक्शन किया था ये। फिर हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, फोटोन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और कॉम्पटन इफेक्ट, ये हमने कवर किया है। तो होप आप इसको एंजॉय कर रहे हो क्लासेस को और बहुत अच्छे से इनको समझ पा रहे हो। तो अभी जो पेंडिंग जो टॉपिक्स हैं अपने, जैसे डी ब्रोगली जो रिलेशन है मैटर वेव्स के रिगार्डिंग, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।